नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत व्यास, पूर्व सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, सत्र 2020-21 में बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थानी साहित्य के विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित किया है और प्रवेश लिया है, मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने प्रथम बार यह सुना होगा कि राजस्थानी साहित्य विषय भी एक वैकल्पिक विषय है। लेकिन आपको जानकारी के हिसाब से दे दें, जब हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें राजस्थान के साहित्य की, राजस्थानी साहित्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जिस तरह हम सामान्य हिंदी, वैकल्पिक हिंदी, जिसे विशेष हिंदी कहा, हिंदी साहित्य का अध्ययन किया, कई लोग आप में से अंग्रेजी, सामान्य और अंग्रेजी साहित्य का भी विशेष वैकल्पिक के रूप में अध्ययन किया होगा। जैसे उर्दू साहित्य है, फारसी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, सिंधी साहित्य है, ठीक उसी तरह हमारे इस महाविद्यालय में राजस्थानी साहित्य भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है। राजस्थानी विषय में जो विषय की प्रवृत्ति होती है, भाषा और साहित्य के अध्ययन की जो प्रवृत्ति होती है, जो वहाँ विषय में जो विषय सामग्री होती है, वो ठीक वैसे ही है जैसे हमने आज अन्य साहित्यों का या भाषा साहित्यों का अध्ययन किया है। जैसे हिंदी साहित्य का कविताएं हैं, कहानियां हैं, एकांकियां हैं, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य है। ठीक इसी तरह इसमें भी वही कविताएं हैं, कहानियां हैं, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, उसमें भी प्राचीन काव्य है, मध्यकालीन काव्य है, भक्ति साहित्य है। ये सभी राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत समाहित होता है। मैं कुछ बातें आपके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। राजस्थानी साहित्य की जो विषय सामग्री है, वो चूंकि राजस्थानी साहित्य से जुड़ी हुई है, इसलिए वह पूरी सामग्री राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। जहाँ आधुनिक भाषा है, आधुनिक साहित्य है, उसमें आधुनिक भाषा है। मध्यकालीन साहित्य पढ़ेंगे जब मध्यकालीन भाषा होगी, या जब हम प्राचीन साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें प्राचीन भाषा होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है, वह इस प्रकार है कि हम प्रथम वर्ष में आधुनिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, ताकि जिस भाषा को हम हमारे घरों में सुनते हैं, परिवेश में सुनते हैं, उस भाषा में लिखी गई कहानियां, कविताएं, निबंध, नाटक समझने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हम उस भाषा को बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और राजस्थानी को हमारी मातृभाषा कहा गया, मायड़ भाषा कहा गया है। और वो इसलिए कहा गया मायड़ भाषा या मातृभाषा, क्योंकि हम अपने घरों में अपनी माँ से, अपने परिवेश से जो भाषा सीखते हैं, जो हमारे परिवारों में, घरों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे संस्कारों के साथ जुड़ी हुई है, वह भाषा हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो राजस्थानी हमारी मातृभाषा है। जैसे हम राजस्थानी में मायड़ भाषा कहते हैं, माता को मायड़ कहा है,
वो मायर भाषा है। अब आपको यह भी हो सकता है कि हमने तो आज दिन तक नाम ही नहीं सुना। मैं पहले ही कह रहा हूं, आप में से कई विद्यार्थियों ने नाम नहीं सुना होगा, सोचा भी नहीं होगा इस तरह का भी कोई विषय हो सकता है। लेकिन राजस्थानी साहित्य की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है और उस परंपरा का हम अध्ययन करेंगे। अब आपको एक और संदेह हो सकता है कि जब हम प्रश्न पत्र करेंगे, जब हम लिखेंगे जवाब, तो हो सकता है हमें राजस्थानी में जवाब देना पड़े और हमें तो राजस्थानी आती ही नहीं है। इस संबंध में भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे यहां अब तक जो भाषा का परीक्षा का माध्यम है उसमें हिंदी और अंग्रेजी है। आप जवाब हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में दे सकते हैं, लेकिन जहां तक राजस्थानी भाषा का प्रश्न पत्र का सवाल है, उसमें आपके पास यह विकल्प रहता है कि आप अपने जो प्रश्न पत्र हल करें उसमें परीक्षा का माध्यम या उत्तर देने का माध्यम हिंदी हो सकता है, राजस्थानी भी हो सकता है। आप जिसमें चाहें, जिसमें आपको अनुकूलता लगे, आप अपने जवाब हिंदी अथवा राजस्थानी में दे सकते हैं। तो यह भी संशय आपका दूर हो जाता है कि हम हिंदी में राजस्थानी में कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो यह भी स्पष्ट है कि आपको जवाब जो देना है वह जवाब देना है आपको राजस्थानी में नहीं देकर हिंदी में दे सकते हैं। बिल्कुल उतना ही अंक आपके अंकन में वही मापदंड प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल भी आप जब आप एमए में जाएंगे, जब बहुत भाषा सीख लेंगे, तब अवश्य ही आपको राजस्थानी में जवाब देना पड़ेगा, या जब आप बीए तृतीय वर्ष में प्रवेश करेंगे और उस समय जो प्रश्न पत्र हैं उसमें दूसरे द्वितीय प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न होता है निबंध, जिसके अंक 20 निर्धारित होते हैं बीए तृतीय वर्ष में, और वो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपने इन 3 वर्षों में भाषा का अध्ययन किस प्रकार किया। और प्रथम वर्ष में आपको भाषा के अभ्यास के लिए अनुवाद करवाया जाता है, जहां आपकी परीक्षा में अनुवाद आता है कि आपको राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद करना है और हिंदी से राजस्थानी में अनुवाद करना है। उससे भी आपको भाषा का जानने में थोड़ा सा आपको जिस भाषा में हम कह सकते हैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने किया वो सही किया, आत्मविश्वास बढ़ता है आपका कि जो हमने पढ़ा है उसमें हम जान रहे हैं इस बात को कि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम की बात, जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके संबंध में तो अब हम आगामी कक्षा में अपनी बात करेंगे। आज मैं आपके जो हमारे निर्धारित प्रश्न पत्र हैं उनके संबंध में, उनके विषय के संबंध में, उनकी अंक योजना के संबंध में बात करूंगा। बीए के प्रत्येक विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। राजस्थानी साहित्य में भी वही प्रश्न पत्रों की परंपरा है। 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का होगा। तो हमारे जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम दिया गया है आधुनिक राजस्थानी काव्य। ये इसके अंक 100 होंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके भी अंक निर्धारित हैं, जिसे 100, और उसे नाम दिया गया है आधुनिक राजस्थानी गद्य। अब यहां जिस हम साहित्य का अध्ययन करेंगे उसमें काव्य में आप समझिए कविताओं का अध्ययन किया जाएगा, और गद्य में जो अभी हम प्रथम वर्ष में अध्ययन करेंगे गद्य में वो कहानियां हैं और निबंध हैं। सबसे बड़ी विधा मानी जाती है कहानी और निबंध गद्य विद्या में, तो वो विधाओं का हम अध्ययन करेंगे। अब काव्य का अध्ययन करने से में हमारे जो आधार बनाया गया है वो आधार है हमारे प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 पाठ्य पुस्तकों का
निर्धारण किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक राजस्थानी काव्य में दो प्रश्न पत्र निर्धारित हैं, जिसका नाम है, प्रथम पाठ्य पुस्तक का नाम है राजस्थान के कवि राजस्थानी, और दूसरी पाठ्य पुस्तक का नाम है द्रौपदी विनय। द्रौपदी विनय, द्रौपदी का तो आपने नाम सुना होगा, कथा भी जानते होंगे। जब हम उस संबंध में चर्चा करेंगे, जब और विस्तृत चर्चा करेंगे, आपको संकेत दे देना चाहता हूं, महाभारत के प्रसंग से जुड़ी हुई यह कथा है द्रौपदी, और जो द्रौपदी के चीरहरण के संबंध में भी यह चर्चा है। अब आप तो बिल्कुल ही जान गए द्रौपदी का मतलब अभिप्राय या कथा से संबंधित। अभी हम इसके विषय सामग्री के संबंध में बात नहीं करेंगे, आज हम केवल प्रश्न पत्र के प्रारूप के संबंध में बात करेंगे। आपका प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा और वह पूरा प्रश्न पत्र 4 इकाइयों में विभाजित होगा। 5 इकाइयों में विभाजित है। अब प्रथम इकाई, बहुत ध्यान देकर सुनना। प्रथम इकाई में जो हमारी दोनों पाठ्य पुस्तकें हैं, कौन सी, वापस उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान के कवि राजस्थानी और द्रौपदी विनय, दोनों ही पाठ्य पुस्तकों से संबंधित प्रश्न इस इकाई में पूछे जाते हैं। आगे भी इकाइयों में पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है उनका प्रश्नों का स्वरूप और अंक योजना कितनी निर्धारित की है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। इस इकाई जो 20 नंबर की है, प्रथम इकाई, इसके 2 भाग हैं, भाग अ और भाग ब। अब आप बराबर उतना ही समझ लीजिए, यही जो अंक विभाजन है वह द्वितीय प्रश्न पत्र में भी लागू होगा। इसमें थोड़ा ध्यान देकर सुनने, मैं उसको थोड़ा सा द्रुत गति से पढ़ाऊंगा तो आप उसको ध्यान देकर। वैसे MDS विश्वविद्यालय जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, उसकी वेबसाइट से आप पूरा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पूरी अंक योजना पूरी विस्तृत रूप से दी गई है। तो प्रथम इकाई का जो स्वरूप है, उसमें भाग अ में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान देकर सुना, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है वो 15 शब्द अधिकतम मानी गई है। कितने शब्द मानी गई है? 15 शब्द अधिकतम मानी गई। और उस प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें 4 प्रश्न पहली पुस्तक राजस्थान के कवि से 1-1 नंबर के, 4 प्रश्न द्रौपदी विनय से और 2 प्रश्न 1-1 नंबर के सामान्य आधुनिक राजस्थानी काव्य की जिस हम परंपरा का अध्ययन करेंगे उससे संबंधित पूछे जाएंगे। तो इस तरह यह भाग अ जो है वह 10 अंकों का है, पहली इकाई का भाग अ। और ध्यान रखना, इसमें आपको किसी भी रूप से जो जवाब है, कई बार तो ऐसा ही केवल एक कविता का नाम पूछ लिया, कवि का नाम पूछ लिया, तो आपको 15 शब्द भी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम लिखने से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इसलिए इसमें अधिकतम सीमा 15 शब्द निर्धारित की गई। इसके पश्चात इसका भाग ब। ध्यान रखना है, पहली इकाई में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। जितने प्रश्न निर्धारित हैं वो समस्त प्रश्न कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया, छोड़ दिया सवाल, वो नंबर कट जाएंगे। विकल्प यानी अथवा का कोई वहां नहीं है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है, वो दूसरा जो इकाई में जो भाग ब है, वो भाग ब में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें भी कोई विकल्प नहीं है। विकल्प समझते आंतरिक अथवा में नहीं दिया गया है।
एक प्रश्न है जो राजस्थान के कवि में से पूछा जाएगा, एक जो है वो आपका द्रौपदी विनय में से पूछा जाएगा। और इसका जो है जो अंक निर्धारित किया गया है वो 2 प्रश्न हैं, उनकी अधिकतम सीमा है 100 शब्द। 100 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना है, एक प्रत्येक प्रश्न का हो, और उसके अंक निर्धारित है 5। एक सवाल के 5 अंक, दूसरे सवाल के 5 अंक। ये इस तरीके से 10 नंबर का भाग ब हो गया। तो पहली इकाई में आपके 10 सवाल आएंगे 15-15 शब्दों के 10 अंक के, और दूसरे 2 सवाल आएंगे 100-100 शब्दों के, जिसका अंक निर्धारित किया गया है वो है 10 अंक। वो 100-100 शब्दों में आपको जवाब देना है। पहली इकाई का काम पूरा हुआ। अब आते हैं हम दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। आप आज तक सप्रसंग व्याख्या करते आए हैं प्रारंभ से ही, ठीक वैसी सप्रसंग व्याख्या करनी है। कविताओं के अंश दिए जाएंगे, दोहे दिए जाएंगे, जो भी आपको कहानी का अंश दिया जाएगा, आप जानते हैं इस संबंध में, पूरा विस्तृत में बताने की आवश्यकता नहीं। तो वो जो निर्धारित हमारे पाठ्यक्रम में जो भी कविता, कहानी जो भी होती है उसमें से वो आपको गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है और उसकी सप्रसंग व्याख्या की जाती है। दूसरी इकाई के लिए भी 10 अंक प्रत्येक, इसमें दोनों पुस्तकें समाहित होगी, 4 व्याख्याएं पूछी जाएगी। 5-5 नंबर की 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, और उन 4 व्याख्याओं में 2 व्याख्याएं राजस्थान के कवि से होगी और 2 व्याख्या द्रौपदी विनय से होगी। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें हमें आंतरिक विकल्प अथवा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जैसे राजस्थान के कवि में से 4 व्याख्याएं दे दी, द्रौपदी विनय में से 4 व्याख्या दे दी। अब आपको उन 4 व्याख्याओं में से 8 व्याख्याओं में से 4 व्याख्या करनी है, जिसमें जो विकल्प दिया उसके अनुसार, और 5-5 नंबर निर्धारित किए गए हैं एक व्याख्या के लिए। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न हो जाता है हमारा दूसरी इकाई का, वो भी 20 नंबर का हो जाता है, जिसमें 4 व्याख्याएं सम्मिलित हैं। तो पहली इकाई और दूसरी इकाई का मिलाकर हमारे जवाब हो गया 40 अंकों का। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, और वो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान के कवि या गद्य में जो किताब है वो। तो ये पाठ्य पुस्तक में होगी राजस्थान के कवि। इसमें आपको लगभग 400 शब्दों में जवाब देना है। लगभग 400 शब्द, लगभग 3.5 पेज प्रश्न। आप जानते हैं 100 प्रश्नों शब्दों का जवाब देना कितना होता है। तो वो 400 शब्दों का आपको उत्तर देना है। आलोचनात्मक व्याख्या उसमें पूछी जाएगी, प्रश्न, संदेश, परिचय, क्या कवि कहना चाहता है, कहानी है तो उसमें संदेश क्या कहना चाहता है, इस तरीके से क्या उस कवि की विशेषताएं, कविता की विशेषताएं, उस संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो 15 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो वो 15 अंक एक इकाई के लिए हो गया। तो एक सवाल तीसरी इकाई का राजस्थान के कवि में से हो गया। अब आते हैं हम चौथी इकाई का। चौथी इकाई का द्रौपदी विनय हमारा पाठ्य पुस्तक है। उसमें से जो द्रौपदी विनय में से प्रश्न पूछा जाएगा वो चौथी इकाई में है। उसमें भी वही 400 शब्दों की सीमा रखी गई है, और जो हमें जवाब देना है वो 400 शब्दों में देना है, और उसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से 20, 20, 15 और 15, 4 इकाइयों में हमारे 70 अंक उपयोग में आ चुके हैं। मैंने आपको कहा हमारा पूरा प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभक्त है। हमारे पास अब 5वीं इकाई के लिए जो प्रश्न अंक निर्धारित रहे शेष, वो है 30। अब इस 5वीं इकाई के 3 हिस्से हैं, और वो 3 हिस्से क्या हैं? एक, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि हम राजस्थानी
आधुनिक राजस्थानी काव्य की परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आधुनिक राजस्थानी काव्य की जो परंपरा है, प्रमुख कवि हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य जानकारी भी हमें होनी चाहिए। उस संबंध में आपको सब समझाया जाएगा, आप इस संबंध में चिंतित न हो, कौन बताएगा क्या करेगा। तो उस संबंध में एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको, और उसके लिए 200 शब्द निर्धारित है, और वो अंक होगा। अब उस प्रश्न हेतु अंक निर्धारित किए अथवा में होगा, कभी तो किसी एक कवि के संबंध में पूछ लेते हैं, कभी पूरी परंपरा के संबंध में पूछ लेते हैं, एक ग्रंथ के संबंध में पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो अंक निर्धारित होंगे। 200 शब्दों में जवाब देना है आपको, और उसके लिए अंक निर्धारित हैं 10। तो अब तक हम पहले चारों इकाइयों में 70 अंक की बात कर चुके हैं। ये 10 अंक 5वीं इकाई के उसमें जुड़ गए, अब हो गए 80 अंक। अब बाकी बचे 20 अंक। अब 5वीं इकाई का भाग ब, और भाग ब जो है उसमें सामान्य हम चर्चा करते हैं। वो हम थोड़ी सी व्याकरण की बात करेंगे। जैसे आपने पढ़े होंगे, छंद है, अलंकार है। छंद में दोहे हैं, अलंकारों में आपने उपमा रूपक, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो छंद भी जानते हैं, दोहा सोठ आदि भी जानते हैं, और अलंकार भी जानते हैं। तो उस संबंध में जानकारी ली जाएगी। एक इस संबंध में आपको बात जोड़ना चाहता हूं कि राजस्थानी साहित्य का अपना एक अलंकार है जिसे वैण सगाई कहा गया है। पहली बार नाम सुना होगा आपने, वैण सगाई। सगाई तो जानते हैं, और सगाई यानी संबंध, वैण यानी वर्णों का संबंध है, वो वैण सगाई अलंकार है। तो इस संबंध में एक और प्रश्न पूछा जाता है। हम शब्द शक्ति की भी बात करें, गुण और शब्द शक्ति भी की बात करते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये उसमें से विकल्प होता है। अलंकार में से प्रश्न करें आप, छंद में से करें आप, अभिधा लक्षणा में से करें, या जो करेंगे, जो विकल्प के हिसाब से आता है उस हिसाब से हमें जवाब देना होता है। अब रहा, ये हो गया 10 अंक, तो 90 अंक हो गया। अब 100 अंक बचे। उस 100 अंक में आपको जो बात करनी है वो रहे 10 अंक। 10 अंक में जो हम शब्दों को शुद्ध करेंगे, शब्दों को शुद्ध करने का अभिप्राय क्या होता है, जैसे हम बोलचाल में शब्दों को बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? हम बोलते हैं ज्योत कर दो, ज्योत शब्द क्या है? मूलतः जो शब्द क्या है? ज्योति, है ना। हम बोलते हैं बसो मेरे नैनन में नंदला, नैन शब्द लिखता है, मीराबाई लिखती है नैन शब्द। नैन शब्द नहीं होता है, क्या होता है? नयन। आपको नयन लिखना है। हम बोलते हैं आखातीज, शब्द आखातीज नहीं है, मूल जो शब्द है अक्षय तृतीया है। हम बोलते हैं शब्द जूतों में, पाँव में पहनते हैं ना, बोल देते हैं पगर की, वो पगर की शब्द नहीं है, शब्द है पद रक्षिका। हम बोलते हैं किशन भगवान, वो किशन भगवान नहीं है, तो क्या शब्द है? कृष्ण है। और हम बोलते हैं जसोदा, शब्द जसोदा नहीं है, शब्द है यशोदा। इस तरीके से हम बोलते हैं जेठ, जेठ का महीना होता है ना, और इस समय भी होता है ना, ये मेरे जेठ जी हैं, या जेठ का महीना आ गया, वो शब्द है ज्येष्ठ। आधा ज, ये आधा श और ठ, ज्येष्ठ शब्द है। हम बोलते हैं चैत्र, चैत्र नहीं है, शब्द है चैत्र। हम बोलते हैं सावन, सावन शब्द नहीं है, शब्द है श्रावण। हम बोलते हैं काती, काती शब्द नहीं है, कार्तिक शब्द है। तो इस तरीके से जो शब्द हैं, बहुत शब्द है, मैं तो आपको केवल उदाहरण के लिए समझाया है, ये शब्दों को हमें शुद्ध लिखना है, और वो एक शब्द के लिए 1 अंक निर्धारित। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आपने लिखा जेठ, जेठ को सही लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे? ज्येष्ठ, जैसे मैंने बोला। या काती है, उसको हम लिखेंगे कार्तिक। वो सही लिखते ही हमारा 1 अंक हमें मिल जाता। अब दोनों कई बार क्या करते हैं, वो परीक्षक पर निर्भर करता है, वो कई बार 5 ऐसे दे देता है, 5 ऐसे दे देता है।
5 सही लिखे हुए हैं उनका गलत लिखो, जो गलत लिखे हुए उनको सही लिखो, कभी 10 ही पूरे सही दे देता है, इनको सही लिखो। तो ये आपका 10 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें 10 ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, हो सकता है 20 पूछे, 15 पूछे और उसमें से कोई 10 का आपको जवाब देना होता है। और ये केवल 10 में से 10 आप लिखेंगे और 1 में से 1 नंबर आपने सही लिखते ही आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्रथम प्रश्न पत्र की रूपरेखा हमने समझी। लगभग इसी से मिलती जुलती दूसरे प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आधुनिक राजस्थानी गद्य, उसका भी स्वरूप लगभग यही है। इसमें जो प्रश्न पत्र का नाम दिया गया है वो है आधुनिक राजस्थानी गद्य। इसमें 2 पाठ्य पुस्तकें हमारी निर्धारित हैं और वो पाठ्य पुस्तक हैं, पहली है उकरास, उकरास निबंध। मैं आपको जब वो करवाऊंगा तब मैं आपको उसको किताब का वो भी दिखाऊंगा, मुख्य प्रश्न कैसे है उकरास। और इसमें राजस्थानी कहानियां सम्मिलित हैं। वो तो बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन हमारे केवल 10 कहानियां ही पाठ्यक्रम में हैं। और दूसरी पाठ्य पुस्तक है राजस्थानी निबंध माला। राजस्थानी निबंध माला जो हमारे है वो, उसमें आप समझ गए निबंध माला का मतलब, जिसमें निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक में है। उस ग्रंथ में भी, उस पुस्तक में भी बहुत निबंध है, लेकिन हमें केवल हमारे पाठ्य क्रम में केवल 6 निबंध ही निर्धारित किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र का प्रारूप भी ठीक उसी तरह से है, 5 अंकों में विभाजित है, 5 इकाइयों में विभाजित है। पहली इकाई का वही प्रश्न पत्र का स्वरूप है। प्रश्नों का स्वरूप दोनों पुस्तकों में से 4-4 प्रश्न आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। 15-15 शब्दों से अधिकतम में जवाब देना है और 2 सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10। पहली इकाई के दूसरे भाग में वही 100-100 शब्दों के प्रश्न हैं और वो 5-5 अंक में कोई विकल्प नहीं दिया गया है, सभी को करना है, जो नहीं करेगा उनके नंबर कट जाएंगे। तो यह भी 10 अंक है। उसके पश्चात दूसरी इकाई वही सप्रसंग व्याख्या, जो कहानी और निबंध में से गद्यांश पूछे जाएंगे और उन गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करते हुए उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। और वही 4-4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी प्रत्येक प्रश्न पत्र में, प्रत्येक पुस्तक से, और उसमें हमें 2-2 व्याख्याएं करनी है। जो आंतरिक विकल्प दिया जाए उसके अनुसार 20 नंबर के वो हो गया, 40 अंक हो गए। उसके पश्चात हमारे 2 जो है वही पहली पुस्तक जो उकरास है उसमें से वही 400 शब्दों के सवाल हैं और 15 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। और दूसरी पुस्तक है राजस्थानी निबंध माला, उसके लिए भी वही 400 शब्दों में हमें जवाब देना है निबंध के संबंध में, और उसके लिए भी अंक निर्धारित हैं हमारे, और वो अंक निर्धारित हैं 15 अंक। तो इस तरीके से पहली इकाई के 20 अंक, दूसरी इकाई के 20 अंक, तीसरी इकाई के 15 अंक और चौथी इकाई के 15 अंक। तो इस तरह 40 और 30 मिलाकर 70 अंक 4 इकाइयों तक विभाजित हो गए हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं 5वें इकाई के संबंध में। तो 5वें इकाई में जो है वह वो उसके 3 भाग किए गए हैं, जैसे पहले में था। वही आधुनिक राजस्थानी गद्य के संबंध में हम बात करेंगे, जहां प्रश्न एक सवाल पूछा जाएगा आंतरिक विकल्प के संबंध में, वही 200 शब्दों का है। गद्य परंपरा कहाँ से हुई, पहली कहानी किसने लिखी, पहला निबंध किसने लिखा, पहला नाटक किसने लिखा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज किस किस तरह की कहानियाँ लिखी जा रही है, किस किस तरह के निबंध लिखे जा रहे हैं, उनके संबंध या नाटक एकांकी जितने भी हैं उन सबकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में भाग ब में, जैसे पहले में हमने थोड़ा विस्तार से पूछेंगे, सभी का पूछ लिया, कहानी का भी, उपन्यास का सभी। और दूसरी जो इकाई का जो भाग है, मतलब 5वीं इकाई का जो दूसरा भाग है, भाग ब, उसमें हम एक विशेष पूछेंगे, कहानी के संबंध में टिप्पणी पूछ ली, उपन्यास के संबंध में टिप्पणी पूछ ली। तो इस तरीके से
ये भी 10 अंक का होगा, 200 शब्दों में जवाब देना है। और मैंने आपको कहा 5वीं इकाई का तीसरा भाग जो है, वो तीसरा भाग जो हमारा जा रहा है वो अनुवाद का है। और वो अनुवाद कैसा है? वो अनुवाद मैंने आपको कहा चयनित पठित गद्यांश हो सकता है, आपकी पाठ्य पुस्तक में से भी हो सकता है, कोई ऐसी बंधन नहीं है। उसमें से 4 या 5 वाक्य का एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसका आपको जो हिंदी का दिया जाता है उसका राजस्थानी में अनुवाद करना है, और जो राजस्थानी में दिया जाएगा उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों के लिए कोई आंतरिक विकल्प नहीं है, 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरीके से 5वीं इकाई भी 10 अंक की 30 अंक की है। 5वीं इकाई का जो तीसरा भाग स है वो 10 अंक का है। तो इस तरह से भाग अ ब स के 10 अंक। पहले हम 70 अंक की बात कर चुके हैं, अभी हमने बात की 30 अंक की। तो इस तरीके से ये 100 अंकों का यह भी प्रश्न पत्र है। और भी हम धीरे धीरे इस संबंध में विस्तृत चर्चा करते रहेंगे और बात करते रहेंगे। मैंने आपको जो कहा, आप इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट रूप से निश्चिंत हो जाएं। आपको जो जवाब देने हैं, आपके पास विकल्प है, आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। कल हम जो अपनी आगामी कक्षा होगी उसमें बात करेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में जो मैंने आपको कहा द्रौपदी विनय की बहुत रोचक काव्य है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।